विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर रीतिकालीन काव्य में रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता के स्वरूप पर आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको रीतिकाल की प्रवृत्ति, विशेषताएं, इन सब से परिचित करा चुकी हूँ। आज रीतिकाल के श्रृंगार का स्वरूप कैसा है, इस पर विचार करेंगे। रीति काव्य की प्रधान प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है। उसे तो वास्तव में रीतिकाल के स्नायुओं में बहने वाली रक्त धारा ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि इस बृहद युग की कविता का बहुत बड़ा भाग श्रृंगारिक प्रवृत्ति से युक्त है। श्रृंगार की इस अति को तत्कालिक सामाजिक परिस्थितियों और परंपरागत साहित्यिक प्रभावों के प्रकाश में अत्यंत सरलता से समझा जा सकता है। भारतीय इतिहास में यह घोर अधः पतन का युग था। मुसलमानों का जीवन तो ऐहिक शक्ति और सुख के अत्याचार के कारण जर्जर हो गया था और हिंदू जीवन पराभव से जीर्ण था। भक्ति युग में हिंदुओं को केवल राजनीतिक पराभव ही सहना पड़ा था। आर्थिक स्थिति उनकी चिंताजनक नहीं थी और महानायकों के लोकमंगल की साधना और राम और कृष्ण जैसे आराध्यों की कवियों ने जो गान किए, उनसे उनको मानसिक संबल मिला था। परंतु रीतिकाल तक आते आते उनका वह संबल भी समाप्त हो गया और आर्थिक स्थिति सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी थी और आध्यात्मिक प्रकाश भी विलुप्त हो चुका था। विलास की सरिता दोनों कुलों को तोड़कर बह रही थी। रीतिकाल में विलास का केंद्र बिंदु थी नारी, जिसके चारों ओर कृत्रिम उपकरण एकत्र थे। पराभव के और भी युग भारतीय जीवन में आए, परंतु काम की ऐसी सार्वभौम उपासना इससे पहले कभी नहीं हुई। कारण यह था कि उन युगों में नैतिक आदर्श दृढ़ और कठोर थे, जो इस प्रवृत्ति के प्रतिकूल थे। परंतु रीतिकाल में कृष्ण भक्ति की परंपरा की जो अनुमति प्राप्त हो गई थी, उससे इसको स्वीकृति मिल गई कि कैसे भी स्वच्छंद या उच्छृंखल श्रृंगार का वर्णन किया जा सकता है। अतः अब किसी प्रकार के अप्राकृतिक संकोच अथवा दमन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। नैतिक आदर्शों की अनुमति होने के कारण रीतिकाल में कामवृत्ति की अभिव्यक्ति को पूर्ण स्वच्छंदता मिल गई थी। उसमें स्वीकृत रूप से शरीर सुख की साधना है, न उसमें आध्यात्मिकता का आरोप है, न वासना अथवा प्रेम को अतीन्द्रिय रूप देने का उचित अनुचित आग्रह। जीवन की वृत्तियां उच्चतर सामाजिक अभिव्यक्ति से चाहे वंचित रही हो, परंतु इस युग की श्रृंगारिकता कुंठाओं से मुक्त थी। रीति काव्य की श्रृंगारिकता में प्रेम की एक निष्ठता न होकर विलास की रसिकता प्रायः मिलती है। प्रेम भावना प्रधान और एकोन्मुखी होता है। विलास या श्रृंगारिकता अनेकोन्मुखी होती है। तभी तो प्रेम में तीव्रता होती है और रसिकता में तरलता। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी, मतीराम, पद्माकर रसिक ही थे, प्रेमी नहीं। इन रसिकों की दृष्टि प्राय नारी के सौंदर्य पर ही अटकी रही थी, मन के सूक्ष्म सौंदर्य तक नहीं पहुंच सकी। आत्मा का सात्विक सौंदर्य तो उनकी परिधि से बाहर ही था, अर्थात स्थूल दृष्टि थी। अतएव इनकी सौंदर्यात्मक भावना छायावाद की सौंदर्य भावना से बिल्कुल विपरीत, विषयगत न होकर विषयगत ही थी। परंतु जहाँ तक रूप अर्थात विषयगत सौंदर्य का संबंध है, वहाँ इन नयनों की अमिट प्यास थी। वास्तव में इन कवियों से अधिक रूप पर रीझने की आदत और किसमें हो सकती है। एक और बिहारी जैसे सूक्ष्मदर्शी कवि की निगाहें सौंदर्य के बारीक से बारीक संकेत को पकड़ सकती थी, तो दूसरी ओर मतीराम, देव, घनानंद, पद्माकर जैसे रससिद्ध कवियों की तो संपूर्ण चेतना ही रूप के पर्व में ऐन्द्रिक आनंद का पान करके उत्सव मनाने लगती थी।
नयनोत्सव का ऐसा रंग विद्यापति को छोड़कर प्राचीन साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। वे वनमाल हिये लगिए अरु, वे मुरली अधराध रस रस पीजे, मतीराम कहते हैं। रीतिकाल के श्रृंगार का स्वरूप गार्हस्थ्यिक भी है। डॉक्टर नगेंद्र ऐसा कहते हैं। इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि इसका स्वरूप प्राय ही सर्वत्र गार्हस्थ्यिक भावना से युक्त है। इसका कारण यह है कि रीति काव्य भारतीय श्रृंगार परंपरा का ही स्वाभाविक विकास है। भारतीय श्रृंगार परंपरा का इतिहास साक्षी है कि वह पूर्व राग, संयोग, प्रवास, करुणा, विप्रलंब सभी दशाओं में अपने गार्हस्थ तत्व को बनाए रहती है। आश्रित कवि स्वकीय प्रेम के महात्म्य का ही गान करता रहा है। उन्होंने परकीय के नेह को निरुत्साहित ही किया है। गणिका के प्रेम को तो स्पष्ट रूप से रसाभास माना है। रसाभास अर्थात अधम कोटि का माना है। नारी के प्रति रीतिकालीन कवि का दृष्टिकोण। रीतिकाल की कविता शुद्ध सामंतीय वातावरण में पलित होती है, रची जाती है। स्वभावतः रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण नारी के प्रति भी सर्वथा सामंतीय ही है, जिसके अनुसार वह समाज की एक चेतन इकाई न होकर बहुत कुछ जीवन का एक उपकरण मात्र है। पंत के इन शब्दों में रीतिकालीन कवि की दृष्टि का पता चलता है। क्षुधा काम वशगत युग ने पशुबल से कर जन शासित, जीवन के उपकरण सदृश नारी भी कर ली अधिकृत। अर्थात नारी एक मनुष्य न होकर के, चेतन प्राणी न होकर के एक वस्तु बन जाती है, भोग्या बन जाती है। यह श्रृंगार एक चेतन व्यक्ति का दूसरे चेतन व्यक्ति के प्रति सक्रिय आकर्षण कम और व्यक्ति का एक सुंदर उपभोग्य वस्तु के प्रति निष्क्रिय आकर्षण अधिक है। अर्थात एक उपभोग्य माना गया है उसे। रस प्रसंगों में भी नारी कम सक्रिय दिखाई नहीं दी गई है। रीतिकाल के जो कवियों ने नारी के प्रति प्रसंग लिखे हैं उनमें उसकी सक्रियता कम नहीं है। एक प्रकार से वह कहीं कहीं तो पुरुष की अपेक्षा अधिक सक्रिय है। पुरुष को प्राय उसके चरणों में सिर रखते हुए देखा गया है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि रीति युग की नारी का कोई स्वतंत्र प्रेरक अस्तित्व था। उसकी समस्त सक्रियता, समस्त चेष्टाएं वास्तव में उसकी उपभोग्यता में ही वृद्धि करने के निमित्त हैं। रीतिकाल के पुरुष को नारी विशेष की वैयक्तिक सत्ता से प्रेम नहीं था और न ही उसके नारीत्व से। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो रीतिकाल का श्रृंगार भावना है वो नारी के प्रति सामंतीय दृष्टि रखता है, उसकी देह तक रहता है, उसके आत्मा तक नहीं जाता है। और नारी के आत्मा तक जाने का कार्य रीतिकाल के पश्चात जो आधुनिक युग आता है, आधुनिक काल में छायावाद में नारी की महिमा को मंडित किया गया है और उसे मानवी से अति मानवी के धरातल पर प्रतिष्ठित किया गया है। धन्यवाद।